हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीए फाइनल के फर्स्ट ग्रुप में एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। तो मैं अपने चैनल पे इसकी सारे चैप्टर्स की वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल होगी, कोई भी इसको देख सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि यार मैं जो बताने वाला हूँ वो पूरा आईसीए मॉड्यूल में से पढ़ाऊँगा और आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा कि यार ये थोड़ा सा पार्ट टफ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। क्योंकि मैं बहुत ही इजीली तरीके से बताऊँगा। मैंने क्योंकि खुद जो है वो आईसीए मॉड्यूल में से पढ़ा है, तो मुझे एक एक चीज़ पता है कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो मैं आपको पहले क्लियर करूँगा, फिर आप रीड जब करोगे इसमें से तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि सबसे टफ पार्ट होता है लॉ में कि इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़कर समझ नहीं आती। बट अगर हमें पहले ही पता हो कि इसके अंदर क्या लिखा है और तब हम पढ़ें तो फिर उसका पढ़ने का लेवल अलग हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 मॉड्यूल है यहाँ पे, हमने मॉड्यूल 1 उठाया है। ठीक है, और फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो 25 to 30 मार्क्स के एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है 149 से लेकर 172 सेक्शन तक। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो है 173 से लेकर 195। फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है 196 से लेकर 205। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं तीनों के तीनों, आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जब आप ये वीडियो कंप्लीटली देख लोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हाँ इसके अंदर है क्या क्या और हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें ये नहीं कि कुछ भी जो भी लिखा है सब कुछ पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा हम फोकस रखेंगे अपना। ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आपको बताऊँगा इस चैप्टर्स के। अगर आप अभी मार्क करना चाहते हो तो कर लो। 149, 152, 153 to 159, उसके बाद 164, 167। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम इस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो 149 सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। 149 सेक्शन के अंदर लिखा है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, कौन से डायरेक्टर होने चाहिए, उसकी बात करने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, प्राइवेट में 2 होना चाहिए और पब्लिक में 3 होने चाहिए, मतलब 1 2 3 ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होंगे, 15 डायरेक्टर्स। 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते कोई भी कंपनी। बट एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चाहती है कि हम और भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो वो कर सकती है। और ये जो लिमिट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पे, जब तक कि वो डिफ़ॉल्ट ना करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को फाइल करने में। मान लो अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, तो फिर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी पे भी। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी के साथ भी सेम है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, वुमेन डायरेक्टर्स। कुछ कंपनियां बताई गई है यहाँ पे, क्लासीफाई करी गई है, स्पेसिफाई करी गई है, जिसमें वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट होना ही जरूरी है। एक ना एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होगी। और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो इस केस में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 1, मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, ठीक है, और उसके ऊपर ये वाले कंडीशन एप्लीकेबल हो गए हैं, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर को। समझ आ गया। अगर मान लो वुमेन डायरेक्टर कभी चली जाती है या फिर रिजाइन करके चली जाती है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद रिमूव कर देते हैं, तो उसकी वैकेंसी को कैसे हम फुलफिल करेंगे, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर देंगे या फिर अगले 3 महीने के अंदर। ठीक है, विच एवर इज लेटर। मान लो 3 महीने पहले खत्म हो गए और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग बाद में हो रही है, तो हम बोर्ड मीटिंग में कर लेंगे। या फिर बोर्ड मीटिंग पहले हो गई और 3 महीने बाद में कंप्लीट हो रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर भी आप अपॉइंट कर सकते हो। तो विच एवर इज लेटर, जौन सा भी बाद में होगा, तब तक के पास आपके पास एक टाइम लिमिट है, आप आराम से अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर पे। रेजिडेंट डायरेक्टर क्या बोलते हैं, हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर होता कौन है, जो इंडिया के अंदर 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा के लिए स्टे करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाया जाता है।
तो हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर मान लो कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, मान लो दिसंबर में हुई है, तो वो 182 डेज़ वाली कंडीशन कैसे देखेंगे, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने रह गए हैं, तो हम प्रोपोर्शनेटली देख लेंगे। ठीक है, अगर एक साल के लिए 182 डेज़ है तो 4 महीने के लिए कितना होगा, उसके हिसाब से हम वो निकाल लेंगे कि वो रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाया जा रहा है या नहीं कहलाया जा रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है बहुत ही अच्छे से, उधर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है, किसी भी कंपनी की ट्रांजैक्शन में अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसे इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर 2 डायरेक्टर आते हैं सिर्फ, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और इन दोनों के अलावा जितने भी डायरेक्टर होते हैं सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों ना हो। समझ आ गया। तो यहाँ पे 149 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, बट हमारा थोड़ा बड़ा पार्ट जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अभी वो रहता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। 152 सेक्शन, 152 सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे। अगर आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर हम किसी पर्टिकुलर बंदे को डायरेक्टर बनाएंगे तो वो बन जाएगा। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे, जिन्होंने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रखा है, वही हमारे फर्स्ट डायरेक्टर कहलाए जाएंगे। और ओपीसी के केस में क्या होगा, जो भी बंदा एक मेंबर है ओपीसी का, वही फर्स्ट डायरेक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट, क्लियर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, उसके नेक्स्ट डायरेक्टर जो होगा, फर्स्ट डायरेक्टर के अलावा जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसका कैसे क्या होगा, जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को। खत्म बात, इतनी सी है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट। और भी कुछ रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट की, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ डिन। कोई भी बंदा अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास होना चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक डिन नंबर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होता है, वो 153 सेक्शन में लिखा हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद डिन होना चाहिए। दूसरा, वो डिन तो प्रोवाइड करेगा ही कंपनी को, साथ में फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय प्रपोज डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का, वो एक डिक्लेरेशन भी देगा और साथ में डिन भी प्रोवाइड करेगा कंपनी को, और साथ में रिटर्न कंसेंट भी देगा अपनी, किस फॉर्म के अंदर, DIR2 के अंदर अपनी रिटर्न कंसेंट देगा, हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही वो कंसेंट कंपनी के पास पहुँच जाती है, कंपनी 30 डेज़ के अंदर अंदर, जब से वो उसके पास कंसेंट पहुँच गई है कंपनी के पास, 30 डेज़ के अंदर अंदर वो DIR12 फाइल कर देगी रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास एक DIR12 फॉर्म फाइल कर देगी और साथ में जो भी प्रिस्क्राइब फीस है वो पे करके उसको डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेगी। ठीक है, अब इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होती है। मान लो जो हम शेयर होल्डर्स को नोटिस देते हैं मीटिंग का, उसके साथ एक हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो हम पढ़ने जा रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। जो डायरेक्टर सब कंपनी के अंदर अपॉइंट हो चुके हैं, क्या होता है, उनको रोटेट भी करना होता है, उनको रिटायर भी करना होता है। तो वो दोनों केस हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ रोटेशन की बात करते हैं। क्या होता है, पहले डायरेक्टर कितने रोटेशन होंगे पहले वो देख लो। 2/3 डायरेक्टर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 डायरेक्टर, मान लो अगर 30 डायरेक्टर्स हैं तो उसका 2/3 कर लो, कितने हो गए, 20 डायरेक्टर्स रोटेट होंगे। और रोटेट होंगे 20 डायरेक्टर्स, और 2/3 का 1/3 अगर कर देते हो तो वो होंगे रिटायर। मान लो 30 डायरेक्टर्स हैं तो हमने 2/3 जो है वो क्या कर दिया, रोटेट कर दिया 20 डायरेक्टर्स। अब 20 का 1/3 अगर हम कर देते हैं, कितना आ गया, 6.6, मतलब 7 मान लो। ठीक है, तो 7 डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर होंगे और 20 डायरेक्टर्स रोटेट होंगे। समझ आ गया, पहले रोटेशनल निकालेंगे उसके बाद रिटायरमेंट निकालेंगे। यही सारी बातें इसके अंदर करी गई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा रोटेशन। हर पब्लिक कंपनी के ऊपर। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। समझ गए, अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा रोटेशनल ऑफ डायरेक्टर। समझ गए। अब जो हम 2/3 डायरेक्टर्स निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, उसमें कौन कौन से डायरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे वो बात कर लेते हैं।
एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एक नॉमिनी डायरेक्टर्स, ये दोनों डायरेक्टर्स टोटल डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं होंगे। जो हमने 30 डायरेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया 2/3 से, इस 30 डायरेक्टर्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इनको एक्सक्लूड करके हम 2/3 निकालेंगे, फिर उनको रोटेट करेंगे। समझ आ गया। और नॉमिनी डायरेक्टर कौन से होते हैं? मान लो कोई बैंक है जिसने हमें लोन दे रखा है और उसे लग रहा है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो क्या करती है बैंक, एक अपना बंदा बिठा देती है कंपनी में और बोलती है जितनी भी मीटिंग होगी हर मीटिंग ये बंदा अटेंड करेगा, ये हमारे बिहाफ पे अटेंड करेगा। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो डायरेक्टर देखेगा कि बैंक के अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो रहा ना, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमें रीपे ना हो पाए लोन। तो वो सब चीज़ें देखता है नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, और भी केस हो सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। उसके बाद जैसे ही रोटेशनल डायरेक्टर निकल जाता है, फिर हम 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट एजीएम। अब कौन कौन सा डायरेक्टर रिटायर होंगे? 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर। ठीक है, मतलब 2/3 का 1/3। एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे समझ आ जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल है। यही सारी बातें इधर करी गई है। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार कंक्लूड करते हैं। 2/3 निकालेंगे हम टोटल डायरेक्टर्स का, वो रोटेट होंगे, और जो 2/3 आया है उसका 1/3 जब कर देंगे तो वो होगा जो हम रिटायर करना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने 30 डायरेक्टर्स लिए, उसमें से अब हमने देख लिया कि 7 डायरेक्टर्स हमें रिटायर करने हैं, तो कौन से डायरेक्टर्स को रिटायर करें, ये भी तो क्वेश्चन आता है। ये तो हमने फॉर्मूला लगा के निकाल दिया कि हाँ ये डायरेक्टर्स हैं, ये हमें क्या करना है, रिटायर करना है। बट कौन से डायरेक्टर्स को करें 30 में से? तो इसमें लिखा हुआ है कि जिनकी सर्विस ज़्यादा टाइम के लिए हो चुकी है। मान लो कोई बंदा 10 साल से डायरेक्टर है, कोई 9 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, तो जिसका पीरियड ज़्यादा लंबा है, मान लो 10 साल वाले को पहले रिटायर करेंगे, फिर 9 साल वाले को, फिर 8 साल वाले को। ठीक है, इस तरीके से रिटायर करेंगे। अब मान लो 3-4 बंदे एक साथ आए थे, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में बोला गया है डी पॉइंट में कि अगर अपॉइंटमेंट के टाइम में ही उन्होंने कोई अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया हो कि हाँ रिटायर के टाइम पे हम इस तरीके से रिटायर होंगे, तो उस एग्रीमेंट के थ्रू हम रिटायर कर देंगे। अगर उनका कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो हम बाय लॉट करेंगे। बाय लॉट मतलब कोई पर्ची गिरा दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम उनको रिटायर कर देंगे। समझ आ गया। अब बात आती है रीअपॉइंटमेंट की। जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, मतलब जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं वो रीअपॉइंट मान लिए जाएंगे। किस केसेस में? इन दोनों केसेस में। पहला केस है एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। मान लो जिस मीटिंग में उसको रिटायर करके हम दूसरे बंदे को अपॉइंट करने वाले थे, वो मीटिंग हुई नहीं, वो डिले हो गई, वो पोस्टपोन्ड हो गई, एडजर्न हो गई, क्योंकि कोरम नहीं बन पाया उस टाइम में। ठीक है, तो जैसी वो एडजर्न हो गई, तो जब तक के लिए एडजर्न हुई है तब तक के लिए वही डायरेक्टर रीअपॉइंट माना जाएगा। दूसरा केस, अब मान लो एडजर्न मीटिंग के दिन भी, जिस दिन मीटिंग हमने बोला कि आज नहीं हो पाई कोरम की वजह से, तो हम अब अगले हफ्ते करेंगे सेम टाइम सेम प्लेस पे, और उस दिन भी कोरम नहीं बन पाई और उस दिन भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया डायरेक्टर्स का। ठीक है, न्यू वाले डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर को ही रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लिया जाएगा कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर था वही रीअपॉइंट हो चुका है, खत्म। अब कुछ एक्सेप्शन है जब हम नहीं मानेंगे कि रीअपॉइंटमेंट हो गया। मान लो मीटिंग डिले होती जा रही है, पोस्टपोन होती जा रही है, ठीक है, एडजर्न होती जा रही है, फिर भी हम उस डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट नहीं मानेंगे। किस केसेस में? यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं। पहला कि पिछली मीटिंग जो हुई थी उसमें हमने एक रेजोल्यूशन रखा था कि हम इस बंदे को रीअपॉइंट करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो उधर केसेस, वो जो वोट आए थे उसके अगेंस्ट में आए थे और वो मना कर दिया गया था और हम वो हार भी गए थे, लॉस्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो उसको हम रीअपॉइंटमेंट नहीं मान सकते, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं मान सकते। अगर वो बंदा पिछली मीटिंग में हमने बोला था कि ये इसको हम रीअपॉइंट करना चाहते हैं और वहाँ पे हम वोट हार गए थे, वहाँ पे हम रेजोल्यूशन हमने लॉस्ट कर दिया था, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा केस, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर खुद बोल देता है कि मैं नहीं बनना चाहता डायरेक्टर दोबारा, तो फिर कोई भी नहीं बना सकता, फिर तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट माना ही नहीं जाएगा। थर्ड, अगर वो डिस्क्वालीफाई है। फोर्थ, अगर उसके अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ज़रूरी है। और ई पार्ट जो है 162 सेक्शन, ये किस चीज़ का सेक्शन है? मान लो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डायरेक्टर अगर एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उस डायरेक्टर को हम रीअपॉइंटमेंट डीम्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू आ रखे हैं। अगर वो अलग अलग रेजोल्यूशन के थ्रू आते तो हम उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लेते।
ठीक है, तो 162 सेक्शन आगे पढ़ेंगे तो उस पर भी हम अच्छे से फोकस करेंगे। अब आता है हमारा बहुत ही इजी सेक्शन और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, 153 से लेकर 159। ये सिर्फ डिन की बात करता है कि डिन हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे कब अप्रूव हो सकता है, कब रिजेक्ट होगा, ठीक है, सारी बातें इन 6 सेक्शन में लिखी हुई है, 7 सेक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 153 सेक्शन। इसमें लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। जो भी बंदा किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म का नाम है DIR-3। समझ गए, प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। DIR-3 फॉर्म देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और प्रिस्क्राइब्ड फीस जो भी है वो पे कर देगा साथ में, ओके। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने MCA साइट पे फॉर्म अपलोड कर रखा है, ठीक है, DIR-3 का फॉर्म अपलोडेड है। उसको क्या करना है, एप्लीकेंट डाउनलोड करेगा, उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर से फिल करेगा, वेरीफाई और साइन करेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिस्क्राइब्ड वो उसे अटैच कर कर फाइल कर देगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन। ये कौन से बोर्ड रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, जिस कंपनी में वो बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है उस कंपनी ने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा कि हाँ हम इस बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। तो उस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी ये बंदा क्या करेगा, फोटो कॉपी उसको अटैच करके दे देगा DIR-3 फॉर्म के साथ। समझ आ गया। और DIR-3 फॉर्म जो है वो साइन करेगा यही बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहता है। और साथ में कौन साइन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा डिजिटली, CS, CFO, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। किस कंपनी का, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, उस कंपनी का एक बंदा वेरीफाई करेगा इसके फॉर्म को और साइन करके फाइल करवाएगा, ठीक है। यही था हमारा 153 सेक्शन पूरा डिन के बारे में। एक पॉइंट यहाँ पे हम मिस कर गए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अगर कोई कंपनी न्यू बनी है और उसके 3 डायरेक्टर हैं और उन तीनों के पास डिन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, INC 32 फॉर्म जो होता है, 32 फॉर्म जो होता है वो उसको भरकर अपना डिन ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेकिन 3 डायरेक्टर्स ही ले सकते हैं इसके थ्रू डिन। एक ही फॉर्म के थ्रू 3 बंदे डिन ले सकते हैं, ठीक है। किस केस में, अगर वो न्यूली कंपनी बनी है तो, ओके। अब आ जाते हैं 154 सेक्शन पे। 154 सेक्शन क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ डिन। अलॉटमेंट ऑफ डिन में क्या है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। थोड़ी वीडियो क्वालिटी आप थोड़ी क्लियर कर लेना क्योंकि मैं जूम नहीं कर सकता, मेरे को बार बार कैमरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ डिन क्या है, सेक्शन 154 इसमें बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे वो फॉर्म फाइल हो जाएगा वो 1 मंथ के अंदर क्या करेगा, डिन अलॉट कर देगा एप्लीकेंट को। बट उसके कुछ प्रोसीजर है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे ही एप्लीकेंट जो है DIR-3 फॉर्म फाइल सबमिट करेगा, एक एप्लीकेशन नंबर उसको जनरेट कर दिया जाएगा सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेक करेगी फॉर्म को, अगर वो अप्रूव कर दिया गया तो डिन उसको दे दिया जाएगा, या तो बाय पोस्ट दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली या तो किसी भी मोड में दे दिया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 1 महीने कब से, जब से उसके पास एप्लीकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। थर्ड पार्ट है, अगर वो जो फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है वो या तो डिफेक्टिव है, मतलब उसके अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो गलत भरा गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी उस बंदे को, बोलेगी कि 15 दिन के अंदर अंदर रीसबमिट करो इसको सारी डिटेल्स ठीक करके, ठीक है। और उस 15 दिन के अंदर अंदर भी अगर वो बंदा सही से उस फॉर्म को फाइल करके नहीं देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देगी और बोलेगी कि फ्रेश एप्लीकेशन भरो, और जो भी पैसा आपने हमें दिया था उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो अब आपका क्या कर दिया गया है, फॉरफीट कर लिया गया है, अब आपको वो नहीं दिया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट ये करूँगा कि बुक साथ में लेकर बैठो, ठीक है, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। अब आते हैं 155 सेक्शन पे। इसमें लिखा गया है कि एक बंदे को एक ही डिन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं 156 सेक्शन पे। इसमें लिखा है जैसे उस बंदे को डिन मिल जाएगा वो अपनी कंपनी को 1 महीने के अंदर अंदर डिन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे उस बंदे को डिन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर क्या करेगा, कंपनी को वो डिन दे देगा और बोलेगा ये रहा मेरा डिन, आप इसको अप्रूव कर दो, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जो भी आप फाइल करते हो कर दो। अब आते हैं 157 सेक्शन पे। इसमें लिखा है कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार। अब वही बात लिखी है आगे वाली
कि जैसी कंपनी के पास वो डिन आ जाएगा डायरेक्टर के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार को दे देगा कि 15 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रार को दे देगा और बोलेगा कि ये जो हमारा डायरेक्टर है उसका डिन ये है, और फॉर्म फाइल कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 158। 158 सेक्शन में क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन। मतलब कोई भी अगर फॉर्म भरते हो कंपनी का, या फिर रिटर्न भरते हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर्स भरते हो जो डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो उसके अंदर डिन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। समझ गए। अब आता है 159 सेक्शन। 159 में बोला है पनिशमेंट। अगर आप ऊपर वाले सेक्शन फॉलो नहीं करते हो तो उसकी पनिशमेंट लगेगी आपके ऊपर 50,000 का फाइन, और अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो तो 500 रुपये पर डे। ओके, अब ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं 159 तक, बट थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके एक टॉपिक और ऐड किया गया, वो हम पढ़ लेते हैं। कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन और रीएक्टिवेशन ऑफ डिन। कब कब डीएक्टिवेट और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। या तो एक बंदे को ज़्यादा डिन मिल गए हो, एक से ज़्यादा डिन अगर अलॉट कर दिए गए हो, तो उसको हम वापस डीएक्टिवेट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं एक को। ठीक है, और एक ही डिन देंगे फिर उसको। उसके बाद या तो डिन जो है वो रॉन्गफुल मैनर से लिया गया हो, या फिर फ्रॉडुलेंट मैनर से, गलत तरीके से वो ऑब्टेन किया गया हो। तीसरा केस, या तो उस बंदे की डेथ हो गई हो तो उसको डिन को हम कैंसिल कर देंगे, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो गया हो, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, या तो वो बंदा खुद DIR 5 फॉर्म फाइल करके बोल रहा है कि भाई मेरे को डिन नहीं चाहिए, वापस ले लो, सरेंडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आज तक किसी कंपनी का डायरेक्टर बन ही नहीं पाया, मैं बना ही नहीं, ऐसा मौका ही नहीं मिला, तो आप वापस ले लो। तो कंपनी क्या करेगी, ठीक है, उसको क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर देगी, सरेंडर हो जाएगा वो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अगर डायरेक्टर ई फॉर्म DIR 3 KYC फॉर्म नहीं भरता है तो हम उसका जो डिन है वो डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उस डीएक्टिवेटेड डिन को हम रीएक्टिवेट भी कर देंगे जब वो फॉर्म फाइल कर देगा। तो समझ गए, बस यही बात क्लियर थी इसमें। और एक और है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेशन। अगर कोई भी डिन एप्लीकेशन में कोई पर्टिकुलर्स है जो चेंज करे गए हैं, तो वो क्या करेगा, वो बंदा 30 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म भर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा कि ये चीज़ें अपडेट कर दो, ये पर्टिकुलर्स में चेंजेस आए हैं। समझ गए। तो ये था हमारा 159 सेक्शन तक। हमने काफ़ी सेक्शन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप और आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बाकी सेक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी नेक्स्ट वीडियो की। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और मैं लॉ के सारे चैप्टर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि मतलब अगर आप पढ़ते ना अगर बिना मेरी वीडियो के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। कितने मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये हमने कितने ईजी से पढ़ा, 2/3 और 1/3 वाला केस। ठीक है, अगर आप ये सब पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाता। अब आप रीड करोगे ना, क्योंकि अब आपको पता है कि इसके अंदर है क्या, अब आप रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।